मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आइए फिर हम चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। भूगोल में हमने पहले क्या पढ़ा दोस्तों? ब्रह्मांड विज्ञान और ग्लोब के बारे में। अभी तक हमने दो चीज़ पढ़ा है। ब्रह्मांड विज्ञान में मैंने सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल को पढ़ा दिया है। उसके बाद ब्रह्मांड के बारे में पूरी तरीके से विधिवत वर्णन कर दिया है और ग्लोब के बारे में मैंने बता दिया है कहाँ कहाँ से प्रश्न करते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेंगे। अब बात करते हैं महाद्वीप के बारे में। दोस्तों महाद्वीप जो हम पढ़ा लेंगे तो उसके बाद हम फिर चलेंगे इंडियन ज्योग्राफी पर। एक तरफ चलेंगे तो समझ में आएगा। उससे पहले बस ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम कुछ बताना चाह रहे हैं कि पिछले वीडियो में मैंने जो प्रश्न किया था कि एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, खारे पानी की झील, तो उसमें सब लोगों ने रिप्लाई गलत किया है। बस सुमन मिश्रा जी ने और अनुराधा जायसवाल जी ने प्रश्न का उत्तर सही दिया है। कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील एशिया की सबसे बड़ी झील है और मोबाइल के आविष्कारक है मार्टिन कूपर। जिन्होंने रिप्लाई गलत किया है उनके नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग अपना समझ जाएंगे। और आइए हम चलते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल में हमें क्या पढ़ना है पहले? आज क्या पढ़ना है ध्यान रखिएगा। भूगोल में क्या पढ़ेंगे हम? महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट के बारे में। दोस्तों महाद्वीप के जब हम नाम लेते हैं तो हमको याद आ जाता है कि 7 महाद्वीप हैं। एशिया में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। अब उस महाद्वीप में कितने देश हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खासियत है, क्या क्या स्पेशलिटी है, उसके बारे में विधिवत हम वर्णन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको जानना होगा निर्माण कैसे हुआ। जैसे हमने जब ब्रह्मांड का विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, मैं जब पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने बताया कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि पृथ्वी का निर्माण तो हो गया था, क्योंकि सौरमंडल, मैंने बताया कि सौरमंडल का निर्माण सूर्य से हुआ है, इसीलिए उसका नाम ही रख दिया गया सौरमंडल, यानी सूर्य का मंडल। ठीक है ना। अब बात करते हैं पृथ्वी में जो महाद्वीप बने हैं वो कैसे बने हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि महाद्वीप कहते किसे हैं। पहले बात समझिएगा, महाद्वीप किसे कहते हैं दोस्तों? स्थलखंड का बड़ा भाग। क्या दोस्तों? मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, उसके बाद पॉज करके उसको बाद में लिख लीजिएगा। स्थलखंड का बड़ा भाग जो चार तरफ से जल यानी पानी से घिरा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप। स्थलखंड का बड़ा भाग जो चार तरफ से जल से घिरा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लिया एक विशाल स्थलखंड है, मान लिया ये बड़ा स्थलखंड है। अब इसको हम चार तरफ से जल से घिरा हुआ दिखा देते हैं। महाद्वीप किसी भी आकार में हो सकता है, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि अफ्रीका महाद्वीप का आकार कैसा है, एशिया का आकार कैसा है, ऑस्ट्रेलिया का आकार कैसा है, उसके बारे में हम विधिवत फिगरिंग करके यानी फिगर बना के हम आपको स्ट्रक्चर बना के हम समझा देंगे। ये मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि महाद्वीप कहते किसे हैं और द्वीप किसे कहते हैं। अब ये समझिएगा कि ये क्या हो गया? ये महाद्वीप है दोस्तों। ये क्या हो गया? ये महाद्वीप हो गया। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं महाद्वीप। ठीक है, ये क्या हो गया? महाद्वीप हो गया। अब बात करते हैं द्वीप, यानी द्वीप किसे कहते हैं? दोस्तों द्वीप कहते हैं, अब यहाँ पे हमने ये कहा कि स्थलखंड का बड़ा भाग, स्थलखंड का बड़ा भाग जो चार तरफ से जल से घिरा रहता है उसे हम बोलते हैं महाद्वीप। तो अब द्वीप में एक छोटा सा डिफरेंस यानी फर्क हो जाता है, भिन्नता है कि स्थलखंड का छोटा भाग, स्थलखंड का छोटा भाग जो चार तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम कहते हैं द्वीप। उसे हम कहते हैं द्वीप। जैसे यहाँ पे हम बना लेते हैं, मान लिया ये द्वीप है और ये चार तरफ से जल से घिरा हुआ दिखा देते हैं। इसको हम ऐसे समझिएगा, ये द्वीप है, ये चार तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे हम बोलेंगे द्वीप। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम इसमें बता दें, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किससे घिरा हुआ है? ऊपर में देखेंगे तो प्रशांत महासागर, नीचे देखेंगे तो प्रशांत महासागर, उसके पश्चिम साइड में देखेंगे तो क्या है? हिंद महासागर है, उसके पूर्व में देखेंगे तो क्या है? प्रशांत महासागर है। तो यानी कहने का मतलब है कि चारों तरफ से विशाल स्थलखंड जो घिरा रहता है उसे हम बोलते हैं महाद्वीप। अब इस वर्ड को अपने वर्डों में आप कन्वर्ट कर लिया करिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, इसीलिए मैंने ये बता दी। ये महाद्वीप है, बड़ा है, चार तरफ से जल से घिरा है, महाद्वीप कहलाए। जैसे अफ्रीका महाद्वीप हो गया, जैसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। अब आप बात करेंगे सर यूरोप, तो ठीक है, यूरोप महाद्वीप को यूरेशिया महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे हम चर्चा करते हैं। क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों सटे हुए हैं, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसको यूरोप और एशिया को अलग कहा, यानी यूरोप और एशिया को एक महाद्वीप की संज्ञा दिया है। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ भूगोल शास्त्रियों ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप को एक महाद्वीप की संज्ञा दी है।
यानी यूरोफ्रेशिया कहा है। क्यों कहा है, कैसे कहा, मैं आगे चर्चा करूंगा, पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों। अब ये महाद्वीप हो गया, ये द्वीप हो गया, तो दोस्तों द्वीप समूह किसे कहते हैं, द्वीप समूह। अब समूह का मतलब समझते हैं, मैं अकेला समूह नहीं हूं, मैं सिंगल हूं, मगर 2-3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग हो जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, टीचरों का समूह, यानी ये समूह है। तो उसी तरीके से द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहते हैं, द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहते हैं। चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोटा सा द्वीप बना देते हैं और उसको हम दिखा देते हैं। मान लिया ये हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, इसका अच्छा एग्जाम्पल तो हमने बताया, जैसे अफ्रीका महाद्वीप, इसमें एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे श्रीलंका क्या है, एक द्वीप है। मालदीव एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन वो भी एक द्वीप है, ठीक है ना। लक्षद्वीप समूह, इसका एग्जाम्पल समझिए कि लक्षद्वीप समूह है, ये क्या है, द्वीप है। मेडागास्कर एक द्वीप है, ये सब क्या है, द्वीप समूह है। अब अगला चीज बात करते हैं दोस्तों, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। स्थल खंड का वह भाग, यानी एक ऐसा स्थल खंड जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये हमारे भारत का नक्शा है, ये हमारे भारत का नक्शा है, देख रहे हैं दोस्तों। अब समझिएगा, इधर आप देखते हैं, इधर आप देखते हैं क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहां पर बंगाल की खाड़ी है, और यहां पर क्या है, अरब सागर है। ये क्या है, अरब सागर है, क्या है दोस्तों, ये अरब सागर है। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर, ये क्या है, हिंद महासागर। कहने का मतलब है कि स्थल खंड का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप। स्थल खंड का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। दोस्तों इस बात को नोट कर लीजिए, कभी कभी प्रश्न में आ जाता है कि स्थल खंड का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप या द्वीप समूह। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको बना लीजिएगा अपने हिसाब से कॉपी पे, और आगे की चर्चा हम बाद में करते हैं, ठीक है। अब यहां तक स्ट्रक्चर अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार ऐसे ही अंदाजा लगा के आप बना लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम, महाद्वीप का निर्माण हुआ कैसे, महाद्वीपों का निर्माण, हेडिंग डालिएगा, महाद्वीपों का निर्माण। दोस्तों याद रखिएगा, एक भूगर्भ शास्त्री यानी एक भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने सबसे सटीक विवरण दिया। देखिए बहुत ढेर सारे भूगोलवेत्ता हुए हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना एक मत देते हैं, विवरण देते हैं, पढ़ाई लिखाई करके, पीएचडी करके उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो अपना एक मत स्टेटमेंट देते हैं जिसके बारे में उल्लेख किया जाता है। लेकिन जो अल्फ्रेड वेगनर जी ने, अल्फ्रेड वेगनर महोदय, वेगनर महोदय, महोदय मैं टाइटल दे रहा हूं, रिस्पेक्ट, महोदय उनका नाम नहीं है। अल्फ्रेड वेगनर महोदय जी ने एक सिद्धांत दिया, मतलब एक प्रक्रिया बताया कि किस कारण से हमारी पृथ्वी के 2 टुकड़े हुए, 2 टुकड़े हुए। उस टुकड़े के ऊपर वाले भाग को क्या कहा गया, नीचे वाले भाग को क्या कहा गया, पहले आप बात समझिएगा। जैसे मान लिया ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब प्राचीन काल में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो सारे स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। क्या थे, सारे स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। अब उन जुड़े हुए भाग को क्या कहा गया, पहले यहां हम वाटर, पानी को ला देते हैं, आपको समझा देते हैं कि इसे क्या कहा गया। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो जल है, आपको पता है हमारे पृथ्वी पर 70.8% पर, यानी समस्त स्थलखंड के 70.8% पर जल है, तथा 29.2% पर स्थल है, 29.2% पर स्थल है। देखिएगा, अब बात समझिए आप, ये क्या है, ये जल है, ये स्थल है। आज ये 7 द्वीपों में, 7 महाद्वीपों में और ढेर सारे आइलैंड, ढेर सारे द्वीपों में बटा हुआ है। तो दोस्तों इसे क्या कहा गया, पहले आप बात समझिएगा कि जल की मात्रा ऐसे लिखिएगा, जल 70.8%। अब यहां पे हम इंडिकेट कर दे रहे हैं स्थल 29.2%, ठीक है ना। अब इसको क्या कहा गया, इसको क्या कहा गया, इन्होंने वेगनर महोदय ने इसका नाम दिया पेथालांसा।
क्या नाम दिया इसका? पेथालांसा, यहां पे लिख दे रहे हैं। इसे कहा पेथालांसा, इसे कहा पेंजिया। क्या कहा? पेंजिया। इसे कहा गया पेंजिया, इसे कहा गया पेंजिया। पेंजिया का जब विखंडन हुआ, पेंजिया किसको कहा गया? जब दोनों आपस में जुड़े हुए थे तब इसे क्या कहा गया था? पेंजिया कहा गया। अब पेंजिया का जब विखंडन हुआ, पेंजिया का विखंडन होगा, इन दोनों का विखंडन हुआ, एक समय आया यानी कार्बोनिफेरस युग में दोनों यानी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, उन जुड़े हुए भाग को कहा गया पेंजिया। और एक समय आया जब पेंजिया का विखंडन हुआ, विखंडन होने के बाद एक भाग उत्तर की ओर चला गया, एक भाग चला गया दक्षिण की ओर। उत्तर वाले भाग को अंगारा लैंड कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? अंगारा लैंड। यहां लिख दे रहे हैं अंगारा लैंड, या लॉरेशिया भी कहा गया। अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहा गया। इसे कहा गया गोंडवाना लैंड, इसे कहा गया गोंडवाना भूमि या गोंडवाना लैंड। लैंड माने भूमि होती है, सब जानते हैं। अंगारा भूमि या गोंडवाना भूमि, ये दो भागों में विभक्त हुई हमारी पृथ्वी। अब ये जल है, जब दो जगह खाली मिलेगा, अगर पानी का भाई मेरे चारों तरफ पानी है और उसके बीच से ब्रेक कर दो, तोड़ दो, तो क्या होगा? पानी बीच में आ जाएगा। तो पानी बीच में आ गया तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया टेथिस सागर। टेथिस सागर। इसी टेथिस सागर पे आज हिमालय बसा हुआ है, यानी हिमालय का निर्माण हो रहा है। हिमालय एक ऐसा पर्वतमाला है, एक ऐसी पर्वतमाला है जो निरंतर उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, हर समय हर क्षण। चूंकि भारतीय जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, टकराने के बाद यहाँ अच्छा आप एग्जाम्पल सोचिए, कभी सोचते होंगे आप लोग, अगर पढ़े होंगे तो सोचते होंगे यार कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ क्यों रही है, कैसे बढ़े, क्या लोग उसको बढ़ा रहे हैं, कैसे बढ़ रही है। बात समझिएगा, जब इसका विखंडन हुआ तो इससे 4 महाद्वीप बने। कौन कौन से महाद्वीप? आप समझिएगा, कौन कौन से महाद्वीप बने इससे? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब ध्यान दिए दोस्तों, इसी अफ्रीका महाद्वीप से एक पार्ट अलग हुआ जिसको बना भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप। और इसी से एक पार्ट टूट के अलग हुआ जिसको बोलते हैं मेडागास्कर, इसी से अलग हुआ है। मेडागास्कर भी इसी से अलग हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय प्रायद्वीप की। भारतीय प्रायद्वीप ने क्या किया, ये धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकना शुरू किया। ये इसका जब विखंडन हुआ तो ये इस तरफ चला आया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पहुँच गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पहुँचा, अफ्रीका महाद्वीप बीच में रह गया, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका इधर चला गया, तो इसमें जब विखंडन हुआ और अंटार्कटिका महाद्वीप नीचे चला आया। जब नीचे चला आया तो यहाँ पे जो भारत जब अफ्रीका महाद्वीप से टूट के अलग हुआ तो ये धीरे धीरे कहाँ बढ़ा, उत्तर की ओर खिसकने लगा। उत्तर की खिसकते खिसकते क्या आया, यहाँ पे जब पहुंचा तो यहाँ पे क्या है, चाइना है। कौन है? नेपाल और चाइना का बॉर्डर, यानी चाइना और नेपाल का एकदम लास्ट छोर था। अब दोस्तों समझिए जरा सा बात कि जब कभी इन दोनों का विखंडन होगा, मतलब दोनों का आपस में विस्फोट होगा, ऐसे समझा जाए कि अगर दोनों को पूछा जाए किस तरीके से दोनों अलग हुए थे तो कई मत दिए जाते हैं कि भूकंप के कारण, या आपसी खिंचाव के कारण, या दो प्लेटों के टकराव के कारण। मैंने बताया था ना सियाल, सीमा और नीफे के बारे में कि सीमा पर ही हमारी पृथ्वी तैर रही है। पृथ्वी का जो ऊपरी चट्टान है वो किस पे तैर रही है? सीमा पर। तो जब दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? लावा का उद्गार होगा। लावा का उद्गार होगा तो क्या होगा? वहाँ की धरती टूटेगी। जब धरती टूटेगी तो वहाँ पानी आएगा, पानी आएगा तो ढेर सारे गार्ज इकट्ठा होंगे। कैसे गार्ज? मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे बारिश के समय में आपने देखा होगा कि ढेर सारे कूड़ा करकट, पॉलीथीन क्या होता है, आप जब रोड पे चलते हैं तो वो कूड़ा करकट बीच में दिखाई देता है या किनारे दिखाई देता है? तो किनारे दिखाई देता है। उसी तरीके से ढेर सारे गार्ज इसके यानी कूड़ा करकट जो था वो सब क्या था, ये किनारे किनारे एकत्रित थे। तो जब ये फोर्स करेगा, ये दबाएगा उसको, तो क्या करेगा? गीला पदार्थ उठेगा, धीरे धीरे उठेगा, उठाते उठाते क्या हुआ, अब भाई छोटा सा तो आकार था नहीं, बहुत विशाल है। और वहाँ पर जब
गार्बेज भी ढेर सारे होंगे, ढेर सारे जानवर मरे होंगे, ढेर सारे पेड़ पौधे सड़े गले होंगे, उन सब के क्या होगा, मलबा एकत्रित हुआ रहा होगा। वो जब मलबा को दबाता है तो दबाने के बाद क्या हो, धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाता है। इसीलिए इसकी डे बाय डे इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। आज से कुछ साल पहले हम लोग पढ़ते थे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं 8,000, पहले हम पढ़ते थे 8,848 मीटर, आज हम पढ़ रहे हैं 8,850 मीटर। किसकी ऊंचाई? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है? यहीं पे। ठीक है, अब ऐसे समझिएगा, क्या समझ में आ रहा है? यानी कि डे बाय डे इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है तथा विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं अगर हिमालय की बात करें, हिमालय पर्वतमाला है, पर्वतों के समूह को पर्वतमाला कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, विश्व की सबसे और एशिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय। अब आगे चलते हैं। अब मैंने ये बताया गोंडवाना लैंड भूमि से 4 महाद्वीप अलग हुए, और वहीं बात करते हैं, बात करिए इसमें अंगारा लैंड से। अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप बने। उन महाद्वीपों का नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और यहां पे आ जाएगा यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। दोस्तों एशिया महाद्वीप। अब आप देखिए कि इसमें कितनी संख्या हो गई महाद्वीपों की, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये याद रखिएगा, अभी हमने कहा कि अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ है भारत अलग तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे ऊपर खिसकते खिसकते कहाँ चला गया? एशिया में सट गया। तो हम लोग एशिया का पार्ट कहलाते हैं। हमारे महाद्वीप का नाम क्या है? एशिया है। हम एशिया महाद्वीप में विराजमान है, यानी एशिया महाद्वीप में हम हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यानी इस तरीके से आप समझ लीजिए पहले कि प्राचीन काल में कार्बोनिफेरस, आज से 36 करोड़ वर्ष पहले की बात है, हमारी पृथ्वी के, मेरे इस बात को नोट करते जाइए आप, प्राचीन काल में समस्त स्थलखंड, यानी कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। उन जुड़े हुए भाग को पेंजिया कहा गया। लाइए पेंजिया हम कहीं लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है पेंजिया कहा गया। और एक समय आया जब पेंजिया का विखंडन हुआ। पेंजिया 2 भागों में विभक्त होने के बाद एक उत्तर की ओर जिसका नाम पड़ा लॉरेशिया या अंगारा लैंड, एक दक्षिण की ओर खिसका जिसका नाम हुआ गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप का निर्माण हुआ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। वहीं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, गोंडवाना लैंड से 4 महाद्वीप बने, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इन 4 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं कि पेंजिया के चारों ओर क्या था। चारों ओर ये जितने प्रशांत महासागर आपको दिखाई, यानी जितने भी सागर दिखाई दे रहे प्राचीन काल में, वो चाहे आर्कटिक महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे अंटार्कटिका महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, ये प्राचीन में क्या कहलाया है? पैथालांसा ही कहलाया है। कंफ्यूजन के लिए कभी कभी देख देता है कि प्रशांत महासागर का प्राचीन काल का नाम क्या है, तो प्रशांत महासागर का प्राचीन नाम है पैथालांसा। या हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या है? पैथालांसा। अंटार्कटिका महाद्वीप का प्राचीन नाम क्या है? अटलांटिक महासागर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? यानी पैथालांसा पूरे पृथ्वी पर यानी 29.2% को छोड़कर 70.8% में विराजमान एक पैथालांसा एक महासागर था, ऐसे समझिएगा। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भूमि अलग हुई तो क्या हुआ, वहां पे बीच में एक जल आया, उस जल को क्या बोला? टेथिस सागर। इसी टेथिस सागर पे हिमालय है। अब मैंने इतना समझा दिया दोस्तों, अब ये बात समझिएगा, ये हो गया हमारा महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ। अब थोड़ा सा विधिवत हम वर्णन कर लेते हैं कि महाद्वीप में ये कौन कौन सी स्पेशलिटी है, क्या क्या इसमें कितने देश हैं, जनसंख्या की दृष्टि से कौन कहाँ पर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन किस क्रम में है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब फिगर वाइज मतलब हम चार्ट बना के आपको बता देते हैं छोटे छोटे बातों को, और आगे चल के हम विधिवत वर्णन करेंगे। अब देखिए, जैसे कि हमने दिखा दिया आपको एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब आप पहले देखिए एशिया महाद्वीप, यानी अगर बात करें कि क्षेत्रफल के मामले में, यानी पूरे स्थलखंड का यानी कि पूरे अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर कुल अगर स्थलखंड का प्रतिशतता देखें तो 29.2% है। लेकिन उस 29.2% पर अगर पूरे 29.2% को हम 100 मान लें तो उसका कुल 29.2% क्या है यहाँ पर, यानी एशिया का पार्ट है। वहीं 20.2% क्षेत्रफल पर क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है, तथा 16.3% पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है।
11.9% पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, 8.9% पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल है 6.7%, यानी यह 6.7% पर पूरे स्थलखंड के 6.7% पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा महाद्वीप, अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो उसमें भी सबसे छोटा महाद्वीप होगा, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंस वाइज पूछता है, क्यों पूछेगा हम आगे बताएंगे। ये 5.2% यानी 5.2% है, 5.2%। ठीक है, अब बात करते हैं क्रम वाइज, यानी क्षेत्रफल के मामले में देखिएगा कौन सा सीक्वेंस कैसे है। क्षेत्रफल के मामले में एशिया सबसे बड़ा देश है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, छठे नंबर पर यूरोप महाद्वीप है तथा सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा जनसंख्या के मामले में एशिया सबसे बड़ा देश है, अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर की जब बात करेगा तो तीसरे नंबर पर यूरोप महाद्वीप हो जाएगा जनसंख्या के मामले में, तीसरे नंबर पर यूरोप महाद्वीप हो जाएगा जनसंख्या के मामले में, चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, पांचवें नंबर पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सातवें नंबर पर की बात करें तो जहां पर कोई व्यक्ति नहीं विराजमान है, कोई व्यक्ति वहां नहीं रहता है, जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। दोस्तों यूरोप महाद्वीप जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है, लेकिन यूरोप क्षेत्रफल के मामले में छठे नंबर पर है, यानी जस्ट डबल वाले गुने पर हो जाएगा, 2 गुना ज़्यादा वाले पे क्या हो जाएगा वो क्षेत्रफल के मामले में, ऐसे उसको इंडिकेट कर लीजिएगा आप। ठीक है, देशों की जनसंख्या के बारे में बात करें तो 44 देश हैं एशिया में, लेकिन कुछ देशों में कन्फ्यूज़न होता है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब देशों के वाले में कन्फ्यूज़न होता है, कभी कहा जाता है कि ये एशिया में, कभी कहा जाता है कि यूरोप में, तो इन पर कन्फ्यूज़न होता है। इस वजह से जब भी कभी प्रश्न करता है कि एशिया में कुल कितने देश हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस करके दिखाता है, जैसे 47 दे दिया तो 55 दे दिया, 58, 60 दे दिया, ऐसे फ़र्क देखें तो आपको लगेगा नहीं 47 वाला ही ऑप्शन सही होगा, तो उस पर आप टिक मार्क कर दीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा ज़्यादा देशों की संख्या कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो टोटल देशों की संख्या है 29 देश, वहीं दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे तो 15 देश हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में जब कोई इंसान ही नहीं रहता, जब कोई व्यक्ति ही नहीं विद्यमान है, तो वहाँ पर जनसंख्या ही नहीं है, तो वो कैसे महाद्वीप बनेगा, कैसे देशों की संख्या उसमें काउंट करेंगे, तो नहीं बन पाएगा। तो महाद्वीप है लेकिन देशों की संख्या वहाँ पर नहीं है। बात करते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में वैसे तो शो करता है 46 देश, कभी कभी 50 देश भी शो कर देता है, कभी कभी 44 देश भी शो करता है, क्योंकि इसमें भी विवाद रहता है। वही मैंने जो बताया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब देश, कई देश ऐसे थे जो 1990 में रशिया से टूटकर अलग हुए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल 14 देश हैं, जिसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी के बारे में, यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में है? एशिया में है। ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, या विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, या नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट? 3 प्रश्न। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। यूरोप और एशिया के सम्मिलित समूह को यूरेशिया भी कहा जाता है, तो यूरेशिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सम्मिलित समूह को यूरोफ्रेशिया भी कहा जाता है, तो यूरोफ्रेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऐसे। लेकिन जब ब्रह्मांड की बात करेगा तब नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी निक्स ओलंपिया है, यानी सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी निक्स ओलंपिया, जो मंगल ग्रह में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, जो तंजानिया देश में है। 5,890 या 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात करते हैं माउंट मैकिन्ले, 6,190 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे तो अकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई है 6,990 मीटर, ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिफ, जिसकी ऊंचाई है 5,140 मीटर, विंसन मैसिफ। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो माउंट एल्ब्रूस है, 5,642 या 5,640 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एल्ब्रूस यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं बात करते हैं माउंट कोस्युस्को की।
ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्कू, जो जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं सबसे बड़े देश के बारे में। सबसे बड़ा देश, तो एशिया का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में वो है चीन। सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के मामले में एशिया का सबसे बड़ा देश। सबसे छोटा देश है मालदीव। वहीं चीन के बारे में प्रश्न और करता है कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है, तो चीन में ही है। लगभग 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर वास यानी निवास कर रही है अभी वर्तमान समय में। ठीक है, दूसरे नंबर पर भारत आता है जो 1 अरब 25 करोड़ इसका यहाँ पर जनसंख्या है टोटल। अब बात करते हैं सबसे छोटा देश मालदीव, यानी जनसंख्या के मामले में एशिया का सबसे बड़ा देश चीन, सबसे छोटा देश मालदीव। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश चीन, सबसे छोटा देश मालदीव। अब अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, सबसे छोटा देश है म्यूटो। वहीं उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा, सबसे छोटा देश है सेंट पीरे। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। जैसे हमारा मालदीव है एक द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर, उसी तरीके से फॉकलैंड भी एक द्वीप है। अंटार्कटिका का सबसे बड़ा देश भी नहीं है, सबसे छोटा देश भी नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे कोई लोग निवास नहीं करते तो देशों का बंटवारा कैसे होगा, इस वजह से वो एक महाद्वीप है, न कि कोई देश है वहाँ पर। बात करते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है रसिया यानी रूस, सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। तो जनसंख्या के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है वेटिकन सिटी, तथा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है रूस और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। एक प्रश्न पूछता है कि जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है तथा सबसे छोटा देश है नौरू, जिसकी राजधानी यारेन है। आगे बात करते हैं कुछ विशेषताओं के बारे में। विश्व की अधिकतम ऊंची ऊंची चोटियां कहाँ पाई जाती है, एशिया में। विश्व की अधिकतम ऊंची ऊंची चोटियां कहाँ पाई जाती है, एशिया में। एकमात्र महाद्वीप जहां बाघ पाया जाता है, एशिया एक महाद्वीप ऐसा है जहां पर बाघ पाया जाता है, अन्यथा कहीं किसी महाद्वीप पर आपको बाघ नहीं मिलेगा। उगते सूर्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एशिया का मतलब ही होता है, हिब्रू भाषा के आयश नामक शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उगते सूर्य की भूमि, यानी कि एशिया को उगते सूर्य का महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। इसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला महाद्वीप। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काले काले लोग पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसी काले महाद्वीप यानी अफ्रीका महाद्वीप से एक रेखा गुजरती है, यानी 3 प्रमुख रेखाएं, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से। और सबसे जो इंपॉर्टेंट वो भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच में है और सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, लोग जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो त्वचा पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो उससे क्या होता है, वो काले काले लोग हो जाते हैं। हम लोग जब धूप में निकलते हैं और काफ़ी दिन तक निकलते रहते हैं तो चेहरा क्या होता है, काला पड़ जाता है। इस वजह से वहाँ के लोग काले होते हैं। इन्हीं कारणों से उसे अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी वाला महाद्वीप नील नदी है। इसी नदी किनारे सबसे पहले मानव जीवन के साक्ष्य यानी मानव जीवन की उत्पत्ति हुई थी, नील नदी किनारे। और अगर झील की बात करें कि सबसे पहले किस झील के किनारे मानव जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो वो था विक्टोरिया झील। अगर बात करेगा कि किस नदी किनारे, तो नील नदी किनारे। महाद्वीप की बात करेगा तो मानव जीवन की उत्पत्ति का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है। उसके बाद सहारा मरुस्थल, यानी सबसे बड़ा मरुस्थल जो है विश्व का, वो कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप जो है सहारा मरुस्थल है। बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। इसे नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं से पूरी दुनिया का खोज स्टार्ट हुआ था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। सबसे बड़ी मीठे जल की झील सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और अधिकतम मीठे मीठे पानियों की झील कहाँ पाई जाएंगे आपको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी, यानी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ पाई जाएगी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में जितनी पक्षियाँ पाई जाती हैं उसके 40% पक्षियाँ पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ही पाई जाती हैं। इस वजह से इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। किसे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, यानी कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। और
आपने सोचा होगा कि अफ्रीका महाद्वीप में यार लंबी नदी है, ये बड़ी नदी, तो बहाव की दृष्टि से वो ज़्यादा है, यानी कि वो लंबाई उसकी ज़्यादा है, 6650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है, इस वजह से उसे लंबी नदी कहते हैं। इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर, लेकिन ये मतलब इसका प्रवाह यानी जो पानी का क्षेत्रफल लेकर बहती है ये नदी वो ज़्यादा है, इस वजह से इसे सबसे बड़ी नदी कहा जाता है पूरे विश्व की। तांबे का देश चिली, यानी सबसे अधिक जो तांबे का उत्पादन होता है वो चिली देश में हो जाता है, जिसकी राजधानी है सेंटियागो। और चिली में ही एक जगह है चुक्की कमाटा का पठार, चुक्की कमाटा का पठार, उसी से सबसे अधिक तांबे का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की बात। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, यानी सफ़ेद महाद्वीप, वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ, यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इस वजह से इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, गतिशील यानी मूवेबल कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिन के समय जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो इसके बर्फ पिघलते हैं, इसे छोटा आकार हो जाता है, लेकिन रात के समय जब सूर्य की किरणें ढक जाती है, यानी जब पूरी तरीके से ठंड हो जाता है, तो ये धीरे धीरे बर्फ यहाँ पर जमा हो जाता है, तो इस कारण से यह छोटा और बड़ा होता रहता है। इसीलिए अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। निर्जन महाद्वीप यानी बिना किसी जन का महाद्वीप, जन का मतलब होता है लोग, निर का मतलब नहीं, यानी निर्जन महाद्वीप, जहाँ पर कोई लोग निवास नहीं करता, कोई वास नहीं करता, कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहता है, इसलिए इस महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। वीरान महाद्वीप, वीरान महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ पर कोई व्यक्ति, इंसान, पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे, न जानवर पाया जाएगा, तो यहाँ पर कैसे लोग वास करेंगे? जब वास नहीं करेंगे तो इसे वीरान महाद्वीप कहा जाता है। बर्फ से ढका महाद्वीप, बिल्कुल सही बात है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए बर्फ से ढका महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव वाला महाद्वीप, यानी दक्षिणी ध्रुव कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप में, तो इसी वजह से इसे दक्षिण ध्रुव का महाद्वीप भी कहा जाता है। अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो औद्योगिकरण का स्थल, यानी सबसे पहले उद्योगों का विकास कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो था यूरोप महाद्वीप। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो भी हुआ था यूरोप महाद्वीप से। सबसे बड़ा देश रूस तथा सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, यानी किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। भेड़ों का महाद्वीप, यहाँ पर मनुष्यों से ज़्यादा यानी व्यक्तियों से ज़्यादा भेड़ों की संख्या पाई जाती है। एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर व्यक्तियों यानी वहाँ के निवासियों से ज़्यादा भेड़ों की संख्या पाई जाती है, इसलिए इसे भेड़ों का महाद्वीप कहा जाता है। और सब पूरे एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पर कंगारू पाए जाते हैं, इसलिए इसे कंगारुओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलेशिया महाद्वीप भी कहा जाता है, चूँकि ऑस्ट्रेलिया तथा समुद्र में बिखरे छोटे छोटे द्वीपों के पूरे समूह को ओशनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलेशिया महाद्वीप कहा जाता है, इसलिए इसका एक अन्य नाम ऑस्ट्रेलेशिया महाद्वीप भी मिलता है। दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि मैं इसमें पूरा सारांश बता दिया, नहीं, अभी तो हम फिगर वाइज पूरा चलेंगे, कैसे कैसे पूरा लिखवाना है मैं सारा बताऊंगा एक एक महाद्वीप के बारे में। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के बारे में विधिवत वर्णन करना है हमें। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।